विगत 18 जून को जो मैंने इंटरव्यू दिया था इंडिया लाइव समाचार को, उसमें मैंने 2 बातें कही थी। पहला कि भारत को और चाइना के बीच में युद्ध नहीं होगा, और भारत को 2024 तक, जब तक अपनी हम रक्षा तैयारियां पूरी नहीं कर लेते, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। और दूसरा, अगर ओली सरकार ऐसे ही भारत विरोधी रुख अपनाए रही तो स्वयं संकट में आ जाएगी, और ये दोनों बातें अभी आपने देखा कि सच हुई। तो अब वर्तमान जो भू राजनीतिक परिस्थिति है, वो परिस्थिति के ऊपर में हम थोड़ी सी कुछ और आगे चर्चा बातें करें। तो वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों में हमें जो है वो इसका लाभ लेने के लिए पूर्ण रूप से हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। मैं नहीं कहता कि ये कदम भारत सरकार नहीं उठा रही होगी और या नहीं उठाएगी, या किंतु मैं समझता हूँ इसके ऊपर चर्चा होनी आवश्यक है, और ताकि सरकार तक लोगों की भावनाएं, जन भावनाएं पहुँचे, इस वजह से हम ये चर्चा करेंगे। तो पहला जो कदम भारत को उठाना चाहिए, जो हमने चाइनीज़ ऐप्स को बैन किए हैं, वो कंपनीज़ को हमें बातचीत की टेबल के ऊपर में लाना चाहिए, और वो बातचीत की टेबल पे भारत पे आना भी चाहेंगी, और उनको हमें उनके सर्वर्स को भारत में, जो भारत से जो उनका डेटा का जो डेटा है, वो भारत में स्थित सर्वर्स में ही रखने के लिए उनको बाध्य करना चाहिए कि वो अपने सर्वर भारत में स्थापित करें। इस चीज़ से हमें 2 लाभ होने वाले। पहले तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उस रेवेन्यू के ऊपर हमको टैक्सेस मिलेगा, जो कि हमारे जीडीपी में ऐड होगा, और ये एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है, ये कोई छोटा मोटा वॉल्यूम नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकें। दूसरा, ये डेटा जो है वो सर्वर्स भारत में बने, इसके लिए ऑलरेडी इस समय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है माननीय गोविंदाचार्य जी ने। तो वो उस केस में भी हमको बल मिलेगा कि भाई जब चाइनीज़ न्यायपालिका के माध्यम से हम अमेरिकन कंपनीज पे बल दबाव डाल पाएंगे कि भाई जब चाइनीज़ सर्वर्स भारत में आ सकते हैं, तो अमेरिकन भारत में अपने सर्वर्स को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये जो है, ये सर्वर्स इंडिया में आने से जो है, जो आज हमारा रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है हमारे कंट्री से, वो उस दूसरी कंट्रीज़ में जा कर के उसके ऊपर टैक्स दिया जा रहा है, वो टैक्स हमको मिलेगा, और उस टैक्सेस को हम जो है वो हमारे लिए वो काम में आएगा। और जब ये सर्वर्स भारत में आएंगे तो भारत में भी जो है वो चीज़ें डेवलप होंगी, और ये इंडस्ट्री यहाँ पर बढ़ेगी। तो हमें टैक्स फ्रंट के ऊपर में ये काम मैं समझता हूँ इस समय में करना चाहिए। दूसरा जो है वो हमें ये करना ये चाहिए कि भाई भारत को इस समय चाइना के साथ में जो है वो ट्रेड नेगोशिएशंस दोबारा से बैठना चाहिए। जो हमारे साथ ट्रेड नेगोशिएशंस हुए थे वर्तमान परिस्थिति में, उस समय हम उनसे नीचे झुके रहते थे, वो हमारे ऊपर चढ़े रहते थे। अब हमें 1 to 1 बड़ी जो है वो ट्रेड, अगर हमें ट्रेड वॉर कर सकें, ट्रेड वॉर हमें करनी चाहिए, क्योंकि ना तो अभी हमारे लिए संभव है कि हम पूर्ण रूप से चाइना को छोड़ दें, और ना चाइना के लिए संभव है कि वो भारत के मार्केट को इग्नोर कर दे। भारत एक बड़ा मार्केट है, तो लिहाजा जो ये इतनी बड़ी जो ट्रेड डेफिसिट है, वो ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए हमें अब चाइना के ऊपर में खुल के दबाव डालना चाहिए, और चाइना से कहना चाहिए कि अगर उसको हमारे साथ बिजनेस करना है तो उसको हमारे भी फार्मा, हमारे भी एग्रीकल्चर, हमारे भी जो सर्विस इंडस्ट्री है, उसको अपने यहाँ उसको खोलना पड़ेगा। और चाइना को जो है वो ये तय कर, ये जो ट्रेड डेफिसिट इतनी ज़्यादा है, उस डेफिसिट को कम करने के लिए चाइना को काम करना पड़ेगा। ये हमें चाइना से बड़ी साफ सुथरे पे हमें चाइना के साथ में दोबारा से ट्रेड नेगोशिएशंस करनी चाहिए। थर्ड चीज़, जो चीज़ें हम भारत में पहले बनती थी लेकिन एग्रेसिव चाइनीज़ एक्सपोर्ट से वो बननी बंद हो गई, उनको हमें जो है वो दोबारा से शुरू करना चाहिए, और वो इम्पोर्ट्स के ऊपर में बहुत तगड़े जो है वो सैंक्शंस और ट्रेड टैक्सेशन के बैरियर्स लगाने चाहिए। मेरी फार्मा एक मेरे कंपनी में मेरे एक मित्र हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सीनियर पोजीशन पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई हम लोग जो है बोले पहले एपीआईज खुद बना करते थे, 90s तक एपीआईज भारत में बनते थे। उसके बाद जो है प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई बिजली की प्रॉब्लम हुई, बिजली की प्रॉब्लम से एपीआई के अंदर में बोले कि हमको फर्मेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमको बिजली चाहिए, बिजली हमको मिलती नहीं थी, जनरेटर से करते थे तो बड़ा महंगा पड़ता था। तो लिहाजा जो है, और अगर फर्मेंटेशन बिजली की प्रॉब्लम से फर्मेंटेशन की प्रॉब्लम में होती थी तो हमारा बिगड़ता था। तो बोले इस वजह से जो है वो फार्मा इंडस्ट्रीज़ ने एपीआई जो है वो चाइनीज़ एपीआई सस्ता पता था, उसको मंगाना शुरू कर दिया।
तो भारत को इंडस्ट्री के साथ में ऐसी जो है जो इम्पोर्ट चाइना के साथ में हमारे हैं, जहाँ हम हैवी डिपेंडेंसी है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री के साथ बैठ के ऐसे बॉटलनेक्स को दूर करके हाई टैक्सेशन जो है वो बैरियर्स लगा करके उन इम्पोर्ट्स को हमें हतोत्साहित करना चाहिए, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग उस तरीके से हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये काम भारत को करना चाहिए। थर्ड जो है वो भारत की जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है, उसने भारत की इंडस्ट्री को एक रास्ता दिखाया, हमें समझना चाहिए। चाइनीज़ बाइक्स भी भारत में आनी शुरू हुई थी, लेकिन वो बाइक्स भारत में टिक नहीं पाई। क्यों नहीं टिक पाई? क्योंकि जो भारत के टू व्हीलर इंडस्ट्री थी, जो तीन मेन कंपनीज थी, टीवीएस, हीरो और बजाज, इन तीनों ने जो है वो R&D के ऊपर में ध्यान देना शुरू किया, प्रोडक्ट्स को बेटर करना शुरू किया। इन्होंने नए लोग जो है वो R&D में नियुक्त किए, अपनी टेक्नोलॉजी को बेटर किया, और ऐसा करके उन्होंने बेटर प्रोडक्ट्स निकाले। और प्रोडक्ट्स निकालने के बाद में न केवल उन्होंने इन चाइनीज़ कंपनीज़ को बाहर किया इंडिया से, बल्कि वर्ल्ड मार्केट में आज की डेट में जो है वो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, जो पॉपुलर बाइक्स हैं, पॉपुलर बाइक्स के सेगमेंट में उन्होंने चाइना को बाहर कर दिया है। आज भारतीय कंपनियों का दबदबा वहाँ पर है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट अब चाइना में भारत से जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो लिहाजा भारत के पास यहाँ पे एडवांटेज है, लेकिन भारत को उसके लिए टेक्नोलॉजी और अच्छे प्रोडक्ट्स भारत को लाने पड़ेंगे। हम इसके लिए मशीनरी, जैसे भाई हम पहले जो है ये जो चाइनीज़ जो षड्यंत्र शुरू हुआ है, उससे पहले हम केवल ऑयल और मशीनरी जो है वो इंपोर्ट करते थे वेस्टर्न कंट्रीज से, और कुछ मात्रा में कुछ प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते थे। आज के ऐसा रैम्पेंट जो है वो इंपोर्ट हमारा नहीं रहा, लेकिन ये अभी कुछ सालों में चाइना के साथ जो बढ़ा है, तो इसके ऊपर में रोक लगाने की ज़रूरत है। हम मशीनरी चाइना से मंगाएं, मशीनरी मंगा के उस माल को हम भारत में बनाएं, ये काम हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है वो कॉर्पोरेट्स को प्रेशर देना चाहिए कि वो जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ में चलाएं, टेक्नोलॉजी डेवलप करें और भारत में नई टेक्नोलॉजी डेवलप करें। और भारत की इंडस्ट्री ऐसा कर सकती है। पीपीई किट के मामले में हमने देखा कि हमने जो है वो मात्र 2 महीनों में जो है आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट उत्पादक देश है। तो हमने देखा कि ये संभव है, चाहे वो सैनिटाइजर्स का मामला हो, चाहे वो जो है अभी टेस्टिंग किट्स का मामला हो, भारत ने इमीडिएटली कुछ ही दिनों में आत्मनिर्भरता हासिल की। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि सिर्फ लिथार्जीनेस की वजह से, जहाँ पर चाइनीज़ इंपोर्ट्स है, अगर भारत थोड़ा कड़क हो जाए, थोड़े से जो है वो बैरियर्स लगा दिए जाएं टैक्सेस के, तो हम जो है वो ट्रेड डेफिसिट को सही कर सकते हैं। तीसरा जो है वो आज की सिचुएशन में जो सबसे बड़ा फ़ायदा हम ले सकते हैं वो गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर में। चाइना को OROV प्रोजेक्ट चाइना के लिए आज की डेट में गले की फांस है, और उस गले की फांस को वो उसे निकालना है। और उसके लिए भारत का उसका साथ होना बहुत ज़रूरी है। और चाइना ऐसा पहले भी इच्छा जाहिर कर चुका है। अब भारत को चाइना के साथ में बराबरी के लेवल के ऊपर टेबल पे आना चाहिए, और साथ में रखना चाहिए कि भाई गिलगिट बाल्टिस्तान कि हम आपका OROV प्रोजेक्ट में शामिल होंगे, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान हमारी टेरिटरी है, वो आपको जो है हमें देने के लिए पाकिस्तान पर प्रेशर डालना चाहिए। हम उनको ये समझाएं कि भाई आप बलूचिस्तान से जो है वो आप पाकिस्तान से अपना जो मोह है उसको छोड़ें। बलूचिस्तान में आपके लिए सिक्योरिटी की गारंटी हम देंगे, और आप जो है पाकिस्तान को हमें इस चाइना को हम जो है वो OROV प्रोजेक्ट जो आज की डेट में उसके गले की फांस है और जहाँ उसकी इन्वेस्टमेंट फंस गई है, उससे बाहर निकालने के लिए भारत OROV प्रोजेक्ट चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो यूँ है कि चाइना की जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो सारे के सारे जो है मलाक्का स्ट्रेट्स हैं, और मलाक्का स्ट्रेट एक मात्र 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। तो कभी भी चाइना की जो सप्लाईज़ को जो है वो भारत या अमेरिका या जो देश चाहें वो रोक सकते हैं। लिहाजा चाइना ने एक सेकेंडरी रूट तैयार किया, ग्वादर से काशगर तक का बाय रोड उसने तैयार किया।
अब ये रोड जो है वो चाइना की ऑयल सप्लाईज का दूसरा उन्होंने प्लान किया। तो ये रूट के ऊपर में भी जब तक भारत अगर उनका सहयोग नहीं देगा तो चाइना जो है इस रूट के ऊपर में मूवमेंट नहीं कर सकता। तो लिहाजा भारत को जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान को टेबल पर रखना चाहिए कि भाई ये एरिया जो है वो हमारा, अगर आप और अक्साई चिन आप अगर चाहते हैं कि हम शामिल हों तो आप हमको यहाँ पर, हमको इस प्रोजेक्ट में हम शामिल होंगे, हम पैसा भी लगाएंगे, हम भारतीय कंपनीज भी उसमें काम करेंगी, हम आपके साथ को डेवलपमेंट करेंगे दुनिया भर में, लेकिन आपको जो है वो इसके बदले में आपको जो है वो अपने को हमारी जो टेरिटरीज है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। ये हमको चाइना के साथ में बड़े साफ साफ निगोशिएशन करनी चाहिए। और गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर यूरोप के साथ हमें निगोशिएशन करने चाहिए कि भाई जो चाइनीज़ पटरियाँ जो आप यूरोप तक आ गई हैं, आपने जो मंगा ली हैं, उन पर अगर चाइनीज़ माल तेज़ी से आ रहा है तो उतनी तेज़ी से चाइनीज़ सैनिक और सैन्य साजो सामान भी यूरोप में आ सकता है। तो लिहाजा अगर भारत गिलगित बाल्टिस्तान में, गिलगित में बैठा होगा तो भारत ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो कि चाइना को ऐसा करने से रोक सकती है गिलगित में बैठ करके। तो लिहाजा यूरोप की अपनी सुरक्षा के लिए, यूरोप के लिए आवश्यक है कि यूरोप जो है वो गिलगित और बाल्टिस्तान के ऊपर में भारत के साथ आए, पाकिस्तान पर प्रेशर दे। तो वहाँ पर भी हमें जो है वो नेगोशिएशन में गिलगित बाल्टिस्तान को टेबल पर रख करके यूरोप को हमें सिक्योरिटी जो है वो की एश्योरेंस हमको देनी चाहिए। और अमेरिका जो भारत से अफ़गानिस्तान में बड़ा रोल चाहता है, वो अफ़गान जानते हैं जैसे कि दुनिया अब इस बात को समझ चुकी है कि जब तक भारत अफ़गानिस्तान में एक्टिव नहीं होगा नेगोशिएशंस में, तब तक अफ़गानिस्तान में कोई एग्रीमेंट का पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के सारे धड़ों को केवल छोड़ के तालिबान सब धड़ों को केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो कि एक टेबल के ऊपर में ला सकता है। जो नेगोशिएशंस अमेरिका के फेल हुए उससे अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा हो गया। ईरान, चाइना, पाकिस्तान, कतर, अमेरिका, यूरोप सब ने मिल करके ये नेगोशिएशंस किए थे और अंत में वो फेल हुए। तो इस स्थिति में भारत अमेरिका का जो है वो ट्रंप का ये भारत के से रिक्वेस्ट है, ट्रंप ये चाहते हैं और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट चाहता है कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान में बड़ा रोल निभाए, शांति सेना भी भेजे। तो हमें इस बात को इनको साफ करना चाहिए कि शांति सेना हम तभी भेज सकते हैं जबकि हमारी ज़मीनी सीमा अफ़गानिस्तान से मिलती हो, हम आराम से अपने सैनिकों को ला और ले जा सकें। आज के समय में आज हमको जो है वो हम जो है किसी और कंट्री पर अपने सैन्य साजो सामान और सेना को अफ़गानिस्तान ले जाने के लिए डिपेंडेंट ना हो, उसी कंडीशन में भारत जो है वो इस ऑपरेशन में एक्टिव रोल और बड़ा रोल निभा सकता है। ये बात हमें अमेरिका से साफ करनी चाहिए और अमेरिका, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को हंसते हंसते जो है वो अमेरिका ने मानना है, मेरा ये मानेगा। तो गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर में मैं समझता हूँ कि ये जो है ये समय एक बहुत ही कारगर समय है पूरी दुनिया को अपने जो हमारा जो तरफ लाने के लिए ये सबसे उपयुक्त मौका आज के समय में है और हमें इसका जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अब कुछ परिस्थितियाँ, अब कुछ भविष्यवाणी की बात हो जाए तो मैं इस साल के अंत तक लगभग शी जिनपिंग का स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देख रहा हूँ सामने, क्योंकि शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो आज की डेट में चाइना, उन्होंने जो ये जल्दबाजी की विस्तारवाद के लिए और जो उन्होंने अपने इंटेंशंस दुनिया पे आधी अधूरी तैयारियों के साथ जाहिर कर दिए, तो इस वजह से जो चाइनीज़ इंडस्ट्री है उसके ऊपर आज की डेट में कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग एक बोझ हो गए हैं। और इस वजह से चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वो अभी चाइना का दूसरा जो चाइना अपने एक्सपेंशनिस्ट मोटिव्स की वजह से जो पीएलए के ऊपर अंधाधुंध पैसा खर्चा कर रहा है वो भी वहाँ की इंडस्ट्री के गले नहीं उतर रहा है। वो आज चाइना जो है वो अपनी आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट कर रहा है। ओआरओबी प्रोजेक्ट पर भी चाइना में जब शुरू हुआ था तब से ही चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में और वहाँ की इंडस्ट्री में इसको लेकर के एक ही भाव था कि ये एक गैर ज़रूरी खर्चा चाइना कर रहा है
और ये चाइना को संकट में डालेगा। और ये चीज़ें वहाँ पर सामने निकल करके शी जिनपिंग की विफलता यहाँ पर आ गई। और अब जो ये दुनिया भर से प्रेशर जो चाइनीज़ इंडस्ट्री के ऊपर पड़ा है, वो चाइनीज़ इंडस्ट्री उस प्रेशर को अब जो है वो महसूस कर रही है बहुत ज़्यादा, और चाइना की आवाम के ऊपर भी उससे दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। तो लिहाजा मैं अब ज़्यादा दिन तक ये दोनों प्लेयर्स को नहीं देख रहा वहाँ पर। और जो चाइना की जो है, चाइना वो एक्चुअल जो साइज चाइना का रहा है, चाइना एक वो कंट्री है जो कि अपने 70 सालों में 40% बढ़ा है, लेकिन जो उन्होंने साइज़ को बढ़ाया उसको कंट्रोल में रखने के लिए आज जो है चाइना को बहुत बड़ी पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, जो कि वहाँ की इंडस्ट्री के लिए आज की डेट में गैर ज़रूरी खर्चा है। तो लिहाजा जो अमेरिकन प्रेशर और वर्ल्ड का जो प्रेशर है वो सारा का सारा चाइनीज़ इंडस्ट्री के ऊपर में और चाइना के ऊपर में इसीलिए कि चाइना का जो ये एक्सेस जो फ्लैप चाइना ने किया था ईस्ट तुर्कमेनिस्तान को कब्जा करके, जैसे वो शिनजियांग बोलता है, ईस्ट मंगोलिया को जैसे वो इनर मंगोलिया बोलता है, तिब्बत को कब्जा करके, तो ये जो फ्लैप है ये चाइना से कटे, चाइना अपने एक्चुअल साइज में आए। ये चाइना की इंडस्ट्री को भी ये बात समझ में आ रही है कि चाइना के लिए यही फ़ायदेमंद है, और दुनिया को भी ये बात समझ में आ रही है कि चाइना के अगर एक्सपेंशनिस्ट मूव रोकने हैं तो दुनिया को ये करना पड़ेगा। तो मैं जो है वो अगले 1 साल में हद से हद ये इलाकों का चाइना से अलग होना और चाइना में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का आना, ये मैं अगले 1 साल में देख रहा हूँ। चूँकि ट्रंप की कुर्सी अब सुरक्षित हो गई है, जो अमेरिका में ब्लैक्स ने जो दंगा पूरा मचाया और उस दंगे से अमेरिका में ध्रुवीकरण हो गया है, और वो ध्रुवीकरण जो है पक्ष में ट्रंप के जा रहा है। जैसे कि भारत में जो है मुस्लिम ध्रुवीकरण अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी के पक्ष में गया। आज ब्लैक्स जो है पॉपुलेशन है वो अमेरिका में 18% है, तो वाइट पॉपुलेशन ही है, तो लिहाजा ब्लैक्स ने और ब्लैक्स हमेशा से डेमोक्रेट्स के जो है वो सपोर्टर रहे हैं, उन्होंने रिपब्लिकन्स को वोट नहीं दिया है। तो अल्टीमेटली ये जो मूवमेंट हुआ अभी अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद में, इसने जो है वो अमेरिकन वोटर्स का एक बुरी तरह से ध्रुवीकरण किया है, जिसका कि लाभ ट्रंप ले जाने वाले हैं। तो ट्रंप अब शायद चाइना के ऊपर जो उनका जो एक्चुअल जो उनका जो गेम है वो शायद सरकार में आने के बाद शुरू करें, लेकिन जो है ये अब जो है जो एक्चुअल जो गेम है वो गेम अब शुरू होगा। जैसे कि सोवियत संघ को जो तोड़ा गया था, वैसे चाइना के लिए भी एक्चुअल गेम अब शुरू होगा। वर्ल्ड पावर्स ने इस बात को समझ लिया है। तो लिहाजा अब मैं चाइना को जिस अभी जो वर्तमान साइज़ में है उस साइज़ में अगले 1 साल के बाद में चाइना को मैं नहीं देखता, और चाइना में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भी हम जल्द ही देखेंगे। अब बाद में भले ही वो रशिया की तरह किसी एक व्यक्ति के हाथ में चली जाए, क्योंकि लोगों का जो जहनीत है वो जहनीत में वहाँ पर 70 सालों में जब लोकतंत्र को उन्होंने बिल्कुल दबा दिया है, लेकिन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी रशिया की तरह ही चाइना में भी हमको देखने को मिल सकती है अगले 1 साल के अंदर अंदर। और ये स्थिति मैं समझता हूँ कि भारत के लिए अच्छी रहेगी। तो फ़िलहाल आज के संदेश में, आज की चर्चा में इतना ही। आगे और भी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो यूट्यूब हमारा चैनल है, मेरे आपसे अनुरोध है कि आपको अगर आपको ये अच्छा लगा हो असेसमेंट, तो आप बेल आइकन को प्रेस करके इसको जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं उसकी सूचना आप तक हम तेज़ी से पहुंचा सकें। थैंक यू।